प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नया लेसन लेके आए हैं जिसका नाम है रेशियो, अनुपात। आज हम अनुपात के बारे में डिस्कस करेंगे। अनुपात यानी रेशियो क्या होता है, अनुपात, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है उसके बारे में, और अनुपात का जो श्रीगणेश जो देने वाला है उस वैज्ञानिक का जो नाम है वो है अलेक्जेंडर वाला। अलेक्जेंडर वाला अनुपात का सबसे पहले श्री गणेश अलेक्जेंडर वाला ने किया। अब किसे कहते हैं अनुपात, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अनुपात वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण का मतलब अंतिम खाते हमारी ट्रेडिंग P&L और चिट्ठे की बात। वित्तीय विवरणों से प्राप्त संख्याओं, यानी वित्तीय विवरण से जो आंकड़े प्राप्त होंगे कि कितना शुद्ध लाभ हुआ है, संपत्तियां कितनी हैं, दायित्व कितने हैं, संख्याओं के संबंध, इन दोनों में क्या संबंध होंगे। संबंध का मतलब कि हमारे पास चालू संपत्ति कितनी है कि हम चालू दायित्व का भुगतान कर सकते हैं। संबंध को, इन उनके बीच जो संबंध है उनको अंक गणितीय, अंक इन अंकों में प्रदर्शित करना, आंकड़ों में प्रदर्शित करना, अंकगणितीय रूप में प्रदर्शित करने का साधन है। क्योंकि आपका जो रिजल्ट है, आपके जो प्रतिशत है, वो भी क्या प्रदर्शित किए जाती है, अंकगणितीय रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। आपका जो रिजल्ट है वो ऋणात्मक होता है, कभी गुणात्मक नहीं होता। भी गुणात्मक का मतलब आपके गुण नहीं बताए जाते हैं कि आप में गुण कितने प्रतिशत है, आप कितने ईमानदार है, कितने प्रतिशत बेईमान है, आप कितने प्रतिशत इंटेलिजेंट है, आप कितने प्रतिशत गरीब है, कितने प्रतिशत अमीर है। ये जब गुणात्मक तथ्य हैं उनको प्रदर्शित नहीं किया जाता, केवल परिणात्मक यानी आंकड़ों को ही प्रदर्शित किया जाता है कि आपके एग्जाम में बीकॉम में इतने प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किए हैं। उसके बाद आगे पढ़ें कि अनुपात को किस नाम से पुकारा जाता है। इन अनुपात की जो अभिव्यक्ति है, जितने भी हम अनुपातों की गणना करेंगे उन्हें किन नाम से पुकारा जाता है। अभिव्यक्ति, कुछ न कुछ नाम होगा, उन नाम के बारे में। तो उसका जो नाम है, कुछ तो होते हैं शुद्ध अनुपात, कुछ अनुपातों को शुद्ध अनुपात के तौर पर, कुछ को दर यानी गुने टाइम्स के रूप में, और कुछ अनुपात को हम प्रतिशत में व्यक्त करेंगे। अब हम नंबर वाइज जितने भी हमारे अनुपात है एक एक पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम 1 नंबर हमारा जो अनुपात है उस पर लेकर चलते हैं। सबसे पहला जो अनुपात हमारा होगा वो है हमारा तरलता अनुपात, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तरलता अनुपात जिसे बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। अब इसमें जो 1 नंबर हमारा अनुपात है लिक्विडिटी में, उस पर हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा जो 1 नंबर अनुपात है वो है करंट रेशियो। हिंदी में बोलते हैं चालू अनुपात। अब इसकी जो परिभाषा है, सूत्र से संबंधित इनकी परिभाषाएं, ये थोड़ा ध्यान रखें। अगर सूत्र याद हो गया तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन भी हमें याद हो जाएगी। और करंट रेशियो की जो डेफिनेशन, जो सूत्र है वो होगा करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज, यानी चालू संपत्ति में चालू दायित्व का
भाग देना है, ये ध्यान में रखना है। तो अब इसकी परिभाषा भी क्या होगी कि वे अनुपात जो चालू संपत्ति और चालू दायित्व के मध्य संबंध व्यक्त करते हैं। कौन से अनुपात होंगे? भी चालू अनुपात होगा, करंट रेशियो, और नाम से करंट है तो दोनों में करंट है, करंट असेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। अब ये किस अनुपात की अभिव्यक्ति करेंगे कि कोई भी संस्था जिसके पास कितनी चालू संपत्ति है कि वो अपने चालू दायित्व का भुगतान कर सकती है। अब इसका एक आदर्श अनुपात माना जाता है कि अगर इस रेशियो में अगर कोई अनुपात आता है तो वो संस्था अच्छी मानी जाती है। तो अब इसका जो आदर्श अनुपात है उसकी बात करते हैं। इसका आदर्श अनुपात होता है 2:1। इसका जो आदर्श अनुपात होगा 2:1। इसका मतलब क्या होता है अभी कि एक नंबर तो 2 का तो मतलब होता है सी, एक का मतलब होता है सीएल। सीए का मतलब चालू संपत्ति और सीएल का मतलब चालू दायित्व है। किसी भी संस्था के पास चालू संपत्ति के तौर पर 2 रुपये होने चाहिए क्योंकि वह 1 रुपये अपने चालू दायित्व का भुगतान कर सकती है। ये तो है हमारा करंट रेशियो। इसके बाद अगला जो हम अनुपात पढ़ रहे हैं 2 नंबर है। 2 नंबर जो हमारा अनुपात है वो है जिसे बोला जाता है लिक्विडिटी या एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड या एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड या लिक्विड दो नाम है इसके। अब इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा? अभी इसका सूत्र है, इसका जो सूत्र है लिक्विड या एसिड टेस्ट रेशियो का वो सूत्र होगा लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। दायित्व तो आपका करंट ही होगा लेकिन संपत्ति कौन सी होगी? लिक्विड। लिक्विड का मतलब ऐसी संपत्ति जिसमें तरलता नहीं होगी। चालू संपत्तियों में उन संपत्तियों को हटा देंगी, उन संपत्तियों को इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो इसका जो सूत्र होगा वो सूत्र क्या होगा? अभी लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होगा? सीए का मतलब होगा चालू संपत्ति, करंट एसेट्स माइनस इसमें से तो एक तो स्टॉक और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन दोनों में तरलता नहीं मानी जाती इसलिए इन दोनों को शामिल नहीं करेंगे, स्टॉक और प्रीपेड। क्योंकि बाकी संपत्तियों की पहली प्रोसेस कैश होगी लेकिन इन दोनों की पहली प्रोसेस कैश नहीं होगी क्योंकि हमारे पास जो माल रखा हुआ होता है वो सबसे पहले माल बेचेंगे तो हमारे डेटर होंगे, डेटर के बाद कैश होगा। तो तरलता में दूसरी स्टेज है इसलिए पहली स्टेज लिक्विड नहीं है, इसलिए स्टॉक और प्रीपेड को तरल नहीं माना जाता। अब इसका जो आदर्श अनुपात होता है किसका? लिक्विड का। इसका जो आदर्श अनुपात है ये किस अनुपात में होना चाहिए? ये अनुपात होना चाहिए हमारे पास 1:1 में होना चाहिए, इन बराबर होना चाहिए। 1 रुपये संपत्ति चालू संपत्ति है तो 1 ही हमारा चालू दायित्व है तो संस्था की स्थिति अच्छी मानी जाती है। ये तो है करंट रेशियो। तरलता अनुपात की बात करें हम, तरलता अनुपात जिसमें 2 अनुपात पढ़े हमें, करंट रेशियो और लिक्विड। 1-2 बार आप लिख के याद करेंगे, याद हो जाएंगी। तो 2 अनुपात हो गए हमारे। अब बात करते हैं हम उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अनुपात है लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात, अब लाभदायकता अनुपात में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात में आपको क्या ध्यान में रखना है थोड़ा सा, मैं एक बार जो नाम है इनके वो नाम लिख देता हूँ। अब इसका जो 1 नंबर अनुपात होगा वो होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका 2 नंबर अनुपात जो होगा आपका वो होगा ऑपरेटिंग
प्रॉफिट रेशियो, इसका जो 3 नंबर होगा ऑपरेटिंग रेशियो, और उसके बाद 4 नंबर जो होगा नेट प्रॉफिट रेशियो, और उसके बाद अंतिम जो होगा वो होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये है लाभदायकता अनुपात, जो 5 प्रकार के लिखे हैं हमने। अब नंबर वाइज सबसे पहले बात करते हैं। अब इनका जो सूत्र है वो याद रखने का थोड़ा सा तरीका हम शॉर्टकट समझते हैं। अभी शॉर्टकट कैसे याद करेंगे, इसका सूत्र क्या होगा, तो थोड़ा सा हम शॉर्टकट समझने के लिए थोड़ा ध्यान रखें कि सब अनुपात में कोई भी रेशियो आप याद करें, एक बात सब में कॉमन है कि एक तो पॉइंट वही आएगा जो प्रश्न में पूछा गया है। जैसे ये पूछे गए एक तो फिक्स है, अब एक क्या लिखना है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें कि सब में देखो प्रॉफिट इसमें नहीं है, चलो अपवाद है एक प्रॉफिट, इन तीनों में प्रॉफिट है। प्रॉफिट कब होगा, जब हम क्या बेचेंगे भी, माल बेचेंगे, तो इसका मतलब लाभ का संबंध सेल्स से होता है। तो इसका मतलब सेल्स और प्रॉफिट का संबंध हमें इस सूत्र में प्रदर्शित करना है। तो कैसे ज्ञात करें, जो भी अनुपात आपसे पूछे गए वो ऊपर लिखेंगे, सब में किसका भाग देंगे, सेल्स का, क्योंकि इनका संबंध किससे है, सेल्स से है। तो सब के बट्टा में लिखेंगे नेट सेल्स, या जिसका नया नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल्स भी लिख सकते हैं हम, नेट सेल्स, नेट सेल्स, नेट सेल्स, और इनटू क्या करना है, 100, इनटू क्या करना है भी, 100, इंटू 100, इंटू 100, ये हमने लिख दिया। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि सब में क्या लिखा है, नेट सेल्स, नेट सेल्स, नेट सेल्स, और इनटू क्या लिख दिया, 100, ये बात तो इसकी कॉमन है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कौन सा अनुपात पूछा है आपसे, ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, जो दिया हुआ है वही लिखना है बस, ग्रॉस, ऑपरेटिंग नेट, जो दिया हुआ वो लिखना है। इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट नहीं है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखेंगे यहाँ पर। ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट लिख दिया। अब ये अंतिम देखिए थोड़ा सा, रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, ये किस में संबंध दिखाएगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं पर पैसे विनियोग करना। विनियोग कब करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बट्टा कैपिटल एम्प्लॉयड, बट्टा में क्या लिखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो इसके सूत्र हो गए भी। अब बात करते हैं इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम जीपी की बात करें, जीपी कैसे ज्ञात करें, जैसे हमने क्या किया, कोई 5 रुपये कोई वस्तु खरीदी, वो हमारी कॉस्ट आ गई, उसे 6 रुपये में हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया, लाभ कितना हुआ, कितना हुआ अभी, 1 रुपये। कैसे ज्ञात किया, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का जो सूत्र है, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होगा, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसका नया नाम भी है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये ध्यान रखें इसका नया नाम भी है। अब ये तो हमने ज्ञात कर दिया जीपी। अब ऑपरेटिंग
नेट प्रॉफिट ये कैसे ज्ञात करें? इसे ज्ञात करने के लिए हम थोड़ा सा एक अलग से एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा हो गया जीपी, ये हो गया ओपी और ये हो गया एनपी। सबसे पहले जीपी ज्ञात होता है, जीपी से ओपी ज्ञात होगा, ओपी से एनपी ज्ञात होगा। जीपी तो ज्ञात करने का हमने फॉर्मूला यहाँ पर देखो लिख दिया, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्या करेंगे, जीपी में से अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब व्यापार को संचालित करने से लाभ कितना हुआ वही तो दिखाना है, तो उसमें से क्या करेंगे, व्यापार की इनकम जोड़ेंगे, व्यापार के ही खर्चे घटाएंगे। व्यापार की इनकम यानी ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम इसमें ऐड कर देंगे। और व्यापार के खर्चे यानी दुकान के खर्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें से लेस कर देंगे, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट याद हो जाएगा। अब अदर जो खर्चे बच गए व्यापार को छोड़कर, जिसे बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग, अब उनको शामिल करते हैं। बिजनेस को छोड़ के अगर कोई अन्य इनकम हो रही है जिसे बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस क्या करना है अभी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आज हमने दो प्रकार के अनुपातों पर डिस्कस किया, एक तो तरलता अनुपात, एक लाभदायकता अनुपात। धन्यवाद।